Welcome students, welcome to Education Portal. In this video, we will discuss the basic concepts regarding the acidosis and alkalosis. Before we really go into the detail of acidosis and alkalosis, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि क्या एल्कलोसिस होती है और क्या एसिडोसिस होती है। उसके बाद बात करेंगे कि इनकी टाइप्स क्या हैं और फिर देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं इनकी टाइप्स की और कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी टाइप जो है वो एसिडोसिस या एल्कलोसिस की आपको दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडोसिस की। अब एसिडोसिस का नाम से तो चल रहा है कि आपकी बॉडी में एसिड की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। क्या मतलब कि आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा अगर एसिड है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एसिडोसिस। और एसिड आप जानते हैं कि लो पीएच का होता है, यानी कि आपकी बॉडी की जो पीएच है वो रिड्यूस हुई पड़ी है। नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7 होती है। अगर आपकी बॉडी की नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 से डाउन हो तो आपकी बॉडी एसिडोसिस की कंडीशन में है। इसकी जो अपोजिट है वो होता है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस का क्या मतलब है? एल्कलोसिस का मतलब ये है कि आपके बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा अल्कली प्रेजेंट है। अब अल्कली की पीएच क्या होती है? अल्कली की पीएच होती है ग्रेटर देन 7.35, यानी कि आपकी बॉडी की जो पीएच है वो अल्कलोसिस के केस में कितनी होगी? वो होगी 7.35 से ज़्यादा। ये तो है इनके बेसिक कंसेप्ट कि एसिडोसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड है, और अल्कलोसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा अल्कली है या बेस है। अब आते हैं इनकी टाइप्स पे। अब अल्कलोसिस और एसिडोसिस दोनों की ही दो टाइप्स हैं। एसिडोसिस की है 2 टाइप्स हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिमिलरली अल्कलोसिस की भी यही 2 टाइप्स हैं, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो वैल्यू है वो है 7.4, ब्लड की पीएच है 7.35 टू 7.45, और आप देख सकते हैं कि एसिडोसिस कब होता है, एल्कलोसिस कब होता है, जैसे हमने आपको दिखाया था। तो अब चलते हैं कि आपको बेसिक वैल्यूज़ क्या याद रखनी पड़ेंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें एसिडोसिस के केसेस को और एल्कलोसिस के केसेस को। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पीएच जो नॉर्मल होती है बॉडी की वो होती है 7.35 टू 7.45। ये एक नॉर्मल पीएच है। अगर आपको किसी केस में ये पीएच दी जाती है तो मीन्स के बॉडी में ना तो एसिडोसिस है और ना एल्कलोसिस है, आइडली बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है नॉर्मल बॉडी में वो होता है यहाँ पे 33 टू 44 दिया है, वैसे नॉर्मली बुक में 35 टू 45 mmHg दिया हुआ होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी का नॉर्मल जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 45 mmHg है, इसका मीन ये है कि आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशंस में है। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये नॉर्मली होता है 75 टू 105 mmHg। और बाइकार्बोनेट, इसकी वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है 22 टू 28। अगर आपकी बॉडी में 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है। अब देखते हैं कि इसमें चेंजेस कहाँ आ सकती हैं। अगर लेट्स सपोज आपकी बॉडी एसिडोसिस की कंडीशन में है तो आपका जो बॉडी पीएच है वो 7.35 से कम होगा। सिमिलरली अगर आपकी बॉडी जो है वो अल्कलोटिक कंडीशन में है तो आपका बॉडी पीएच जो है वो 7.45 से ग्रेटर देन होगा। अब बात आ जाती है दूसरी चीज़ पे। अब दूसरी पे है कि आपने ये तो पीएच से पहचान लिया कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सिमिलरली तो पीएच से आपको ये पता चल जाएगा कि वो एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अब इसके बाद आपने देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में की वैल्यू में कोई चेंजिंग है तो इसका मतलब है कि वो एसिडोसिस या एल्कलोसिस रिस्पायरेटरी है। या अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है और चेंजेस हैं सिर्फ आपके बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यानी कि सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने पीएच देखनी है। अगर पीएच 7.35 से कम है मीन एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा है मीन एल्कलोसिस। फिर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखनी है। अगर वो चेंज है तो मीन्स कि रिस्पायरेशन में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है रिस्पायरेटरी, यानी कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। अगर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है और चेंजेस है आपके बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ में, यानी कि बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ लेस देन 22 है या ग्रेटर देन 28 है, तो इट मीन्स कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही और वो एसिडोसिस या एल्कलोसिस है आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस। अब स्टूडेंट्स एनाइन गैप का क्या मतलब है? एनाइन गैप को बेसिकली होती है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी माइयोड और प्राइमरी माइयोड एनाइन। ये बेसिकली आपको मदद करता है, जो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और दूसरी होती है इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि जिसमें आपका एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसको हम बाद में फुल एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा
मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे डिटेल से वीडियो होगा, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से हम देखते हैं यहाँ पर कि किस में क्या क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब हमने आपको बताया था कि एसिडोसिस है, एसिड है, एसिड की पीएच कम होती है तो आपकी पीएच डाउन होगी। किससे डाउन होगी? 7.35 से। सिमिलरली आपकी रिस्पायरेटरी है तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब आपकी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि वो वाटर के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड आपकी बॉडी में बना रहा है और एसिडिक कंडीशन आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही है। अब इसके काजेज क्या हैं? इसके काजेज हैं कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हुई हुई है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड है तो आप हाइपोवेंटिलेट करेंगे, यानी कि कम सांस लेंगे। अब अगर आप कम सांस लेंगे तो आप देखें कि कम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी बॉडी से कम निकाल रहे हैं और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हो रहा है। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अकोमुलेट होता है तो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब कार्बोनिक एसिड एक एसिड है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो एसिडिक कंडीशन की तरफ जाती है। तो ये सारी केसेस हैं आपके रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की। अब सेकंड की बात करते हैं, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस है तो आपको पता है कि पीएच जो है वो एलिवेट हुआ है, क्योंकि अल्कली की पीएच जो है वो 7.345 से ग्रेटर होती है। इसके अलावा आपको पता है कि अब रिस्पायरेटरी है तो यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अल्टीमेटली अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो आपकी बॉडी में एसिड आ ही नहीं रहा, तो एसिड नहीं आ रहा तो आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है? अल्कलोसिस की तरफ। सिमिलरली जबकि अगर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो आपका जो बाइकार्बोनेट जो है, जो आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम है रिस्पायरेटरी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वजह है वो है हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि आप तेज़ी से रिस्पायरेशन करने लगे हैं, तेज़ी से सांस लेने लग गए हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप तेज़ी से सांस लेते हैं तो आप फास्टली जो है वो अपने बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर एलिमिनेट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रह जाता है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो अल्कलोटिक कंडीशंस की तरफ जाने लगती है। तो ये दो आपके फुल कंडीशंस हो गई रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस की। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस की। अब पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अब एसिडोसिस है तो सेम वही होगा कि पीएच आपकी डाउन होगी, लेकिन अब मेटाबॉलिक है तो यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन के साथ, जबकि आपकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो आपकी बाइकार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन नीचे जा रही है। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट होती है आपकी बेस। अब आप खुद सोचें कि अगर बेस जो है वो नीचे जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो एसिडिक कंडीशन की तरफ जाने लग रही है। अब इसकी काजेस क्या हो सकती हैं? एक तो इसकी काजेस हो सकती है डायबिटीज़, दूसरी काजेस हो सकती है इसकी रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर कैसे? क्यों हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस का काम, किडनी में जो एक यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का काम ये होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस को रीअब्जॉर्ब करवाता है। अब अल्टीमेटली यार किसी को रीनल फेलियर हुआ है, यानी कि उसका ग्लोमेरुलस काम ही नहीं कर रहा। अब अगर किसी का ग्लोमेरुलस काम ही नहीं कर रहा तो वो बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब ही नहीं करवाएगा, और अगर बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा तो उसकी बॉडी में बाइकार्बोनेट नीचे जाने लगेगा। अब बॉडी में जैसे ही बाइकार्बोनेट की वैल्यू नीचे जाने लगेगी, यानी कंसंट्रेशन नीचे जाने लगेगी, तो बेस ही बॉडी में नहीं होगी। अगर बॉडी में कोई बेस ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली बॉडी जाएगी एसिडिक कंडीशन की तरफ, और उसको क्या होगा? उसको हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो अल्टीमेटली आपकी पीएच क्या होगी? आपकी पीएच इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अल्कली की पीएच होती है ग्रेटर देन 7.45। इसके बाद अगर बात करें आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो नॉर्मल होगी, क्योंकि केस किसका है? मेटाबॉलिक का। तो रिस्पायरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर प्रॉब्लम किस में होगी? प्रॉब्लम होगी आपकी बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ में, यानी कि अब नॉर्मली आपकी जो बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ हैं वो हाई हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से अल्कलोसिस जो है वो आपको हाई लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट की वजह से हुआ है। तो हम इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का। अब इसकी काजेस क्या हो सकती हैं? इसकी काजेस हो सकती हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की ओवरडोज हो गई है, यानी कि कहीं से आपने ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ओवरटेक कर लिया है, जिसकी वजह से बेस आपकी बॉडी में ज़्यादा आ गई है और आपकी बॉडी जो है वो अल्कलोटिक कंडीशन की तरफ चली गई है। या फिर वॉमिटिंग भी इसकी केस हो सकता है। वॉमिटिंग कैसे? क्योंकि जब आप वॉमिट करते हैं तो आप क्लोराइड और साल्ट्स को अपनी बल्कि जो एसिड्स हैं इनको अपनी बॉडी से निकालते हैं। अब वो खुद सोचिए यार, अगर आपने अपनी बॉडी से एसिड्स को निकाल दिया वॉमिट करके तो आपकी बॉडी में एसिड्स कम हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में एसिड कम हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल हाई जाने लगेगा, और अगर बाइकार्बोनेट एक बेस है, अगर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में हाई जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जो कंडीशन हो जाएंगी वो हो जाएंगी अल्केलोटिक।
तो इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोटिक। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने सोचा ज़रूरी है किसी भी एसिडोसिस और एल्कलोसिस के केस को फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।